हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। तो वी वर डूइंग चैप्टर नंबर 1, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अभी तक उसमें हम पढ़ चुके थे कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, अकाउंटिंग की नीड क्यों है, क्यों करनी होती है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की डेफिनेशन को हमने समझा था। और हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या की थी, अकाउंटिंग प्रोसेस, कि अकाउंटिंग करते कैसे हैं, हमने उसके स्टेप्स समझे थे। तो एक बार अब अकाउंटिंग प्रोसेस को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये जो स्टेप्स हैं, जितने भी यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं वो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स में यही स्टेप्स आपको यूज करने हैं। जैसे हम अगर अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो वो भी अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स में भी यही पॉइंट्स आएंगे। अगर मैं अकाउंटिंग की एट्रीब्यूट्स की बात करता हूं तो भी यही पॉइंट्स आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में जो फर्स्ट स्टेप था वो था आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसको पहले आइडेंटिफाई करना है। जो भी पर्सनल नेचर की ट्रांजेक्शन होगी उसको अलग कर देंगे, उसको हमें कुछ नहीं करना। जो बिजनेस से रिलेटेड होंगी, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होंगी उसको आइडेंटिफाई करेंगे। उस ट्रांजेक्शन को उसके बाद हम मनी में मेजर करेंगे। ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया, मनी में मेजर किया। अगर कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसको मैं मनी में मेजर नहीं कर सकता, बेशक वो बिजनेस के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट हो, उसको मैं अकाउंटिंग में कंसीडर नहीं करूंगा। राइट, उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो मैंने ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया है, मनी में मेजर कर लिया है, उसके बाद मैं उसको करूंगा रिकॉर्ड। कहां पे? जर्नल पे। कहां पे? जर्नल में। जर्नल में रिकॉर्ड करूंगा कि जो भी जैसी भी ट्रांजेक्शन है सबसे पहले कहां रिकॉर्ड होगी? जर्नल में। तो जर्नल में रिकॉर्डिंग के बाद उसके बाद मैं क्या करूंगा, सिमिलर नेचर की जो ट्रांजेक्शन होंगी, जैसे परचेज की ट्रांजेक्शन है, सेल्स की ट्रांजेक्शन है, कैश की ट्रांजेक्शन है, उसको मैं क्या कर दूंगा, सबको अलग अलग कर दूंगा, ग्रुप में डिवाइड कर दूंगा कि परचेज की एक जगह, सेल्स की एक जगह, कैश की एक जगह। उससे मैं बोलता हूँ क्लासिफाइंग। मैंने क्या कर दिया, लेजर्स के थ्रू इसको क्लासिफाई कर दिया। उसके बाद मुझे बनानी होती है समरी। समरी में कौन से 4 स्टेप हमने पढ़े थे? फर्स्ट था बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पीएनएल, बैलेंस शीट। बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स में क्या करते हैं, जो हमने यहाँ पे लेजर अकाउंट्स बनाए थे, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट, इन सब का क्या करना होता है, मैं टोटल इनको क्या करना होता है, बैलेंस। इसे बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ लेजर्स। सेकेंड है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस होती है एक स्टेटमेंट जिसमें लेजर अकाउंट के सारे जितने भी बैलेंसेस होते हैं वो लिखे जाते हैं। एक सिंपल सी स्टेटमेंट, लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंस उठाए और उस स्टेटमेंट में डाल दिए, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस। तीसरा है ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट से हमें क्या मिलेगा कि बिजनेस में हमने प्रॉफिट कितना किया, लॉस कितना किया। लास्ट था बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमें क्या बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कैसे बताती है, लायबिलिटीज, एसेट्स और कैपिटल। अगर मुझे ये 3 चीजें पता है तो मुझे क्या पता है, मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। जो भी मैंने अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्रॉ करी है, जो भी मैंने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाई है, उसकी मैं करूंगा एनालिसिस। ये क्या है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास, जिससे मैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स को देखूंगा कि मैंने क्या क्या गलतियां करी है, मुझे बिजनेस को आगे ग्रो कैसे करना है। राइट, लास्ट है कम्युनिकेटिंग। सबको बताऊंगा, किसको बताऊंगा, यूजर्स को। कितने टाइप के यूजर्स होते हैं, 2, अंदर वाले, बाहर वाले, इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स वो जो बिजनेस को रन करने में हेल्प करते हैं, राइट, जैसे एम्प्लॉयज हो गए, ओनर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए। दूसरा क्या है, एक्सटर्नल यूजर्स, जो बाहर वाले हैं, जो गवर्नमेंट है, जो नॉर्मल पब्लिक है, उनको मैं क्या बताऊंगा, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताऊंगा, मैंने कैसा बिजनेस किया है। राइट, तो ये हो गए थे अकाउंटिंग प्रोसेस के स्टेप्स, जो हमने बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज करे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम ये पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस के स्टेप्स पढ़ लिए, इसी से हमने अकाउंटिंग डेफिनेशन को भी समझा था। तो जो अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें भी यही पॉइंट्स आने हैं। राइट, एक बार हम अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स के जो पॉइंट्स हैं वो एक जगह लिख लेते हैं। तो एक बार हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। कैसे? तो सबसे पहले देखते हैं कि अकाउंटिंग एक आर्ट कैसे। ठीक है, तो जब भी हम आर्ट के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है डांस, म्यूजिक, पेंटिंग। तो ये अकाउंटिंग एक आर्ट कैसे हो सकती है, अकाउंटिंग एक कला कैसे हो सकती है। राइट, तो उसको समझने के लिए हम पहले ये देखते हैं कि आर्ट की डेफिनेशन क्या होती है। तो आर्ट क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ सम स्किल्स, टेक्निक्स टू अटेन स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव
जैसे पेंटिंग होती है, तो पेंटिंग करने के लिए भी क्या चाहिए होती है, कुछ स्किल्स चाहिए होती है, कुछ टेक्निक्स चाहिए होती है। ऐसा तो नहीं है ना कल को कोई भी कुछ भी कितनी भी सुंदर पेंटिंग बना सकता है, नहीं। पेंटिंग करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, कुछ स्किल्स चाहिए अच्छी प्रोफेशनल पेंटिंग करने के लिए। वैसे तो पेंटिंग कोई भी कर सकता है, राइट। ऐसे ही डांस करने के लिए, म्यूजिक के लिए स्किल्स चाहिए, बिना स्किल्स के नहीं हो सकती। तो अकाउंटिंग जो है ना, अकाउंटिंग भी ऐसा नहीं है कोई भी उठ के आएगा और कहेगा ठीक है मुझे रिलायंस की बैलेंस शीट बनानी है, ऐसे ही मजाक थोड़ी है, ठीक है। तो अकाउंटिंग करने के लिए भी नॉलेज चाहिए, स्किल्स चाहिए, तभी पढ़ रहे हैं हम। ऐसे कोई कल को साइंस का कोई बच्चा आ जाएगा और कहेगा मैं बनाऊंगा रिलायंस की बैलेंस शीट, तो बेटा ऐसे नहीं होगा, ठीक बात है। बैलेंस शीट कौन बनाएगा, जिसको नॉलेज होएगी, जिसके पास स्किल्स होंगी। और बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो अकाउंटिंग करते ही क्यों है, अकाउंटिंग करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, फाइनेंशियल पोजीशन पता होनी चाहिए, किससे कितने पैसे लेने हैं, तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अकाउंटिंग करने के लिए। तो अकाउंटिंग में भी स्किल्स अप्लाई होते हैं, नॉलेज अप्लाई होती है टू अटेन स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव। तो हो गई अकाउंटिंग आर्ट की डेफिनेशन में फिट, ठीक बात है। तो अकाउंटिंग को भी हम आर्ट कह सकते हैं, बढ़िया। उसके बाद देखते हैं साइंस कैसे। आर्ट ठीक है, समझ में आ गया कि स्किल्स टेक्निक्स चाहिए, ऑब्जेक्टिव हमारे पास ऑलरेडी है, बढ़िया। साइंस कैसे है अकाउंटिंग, तो सबसे पहले देखते हैं साइंस की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद देखेंगे कि अकाउंटिंग साइंस की डेफिनेशन में फिट कैसे होती है। तो साइंस है ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज which is based on certain specified principle। organized body of knowledge, नॉलेज की बॉडी जो है, ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, वो तो हमारी अकाउंटिंग भी है भाई, ठीक है। विच इज बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स। अब प्रिंसिपल्स का यहाँ पे क्या मतलब है, प्रिंसिपल्स का मतलब होता है कुछ रूल्स या फिर कुछ गाइडलाइंस। अकाउंटिंग करने के लिए भी कुछ रूल्स और कुछ गाइडलाइंस बने हुए हैं, जिसके बेसिस पर ही हम अकाउंटिंग करते हैं, ठीक बात है। तो अकाउंटिंग साइंस की डेफिनेशन में भी हो गई फिट। तो अकाउंटिंग साइंस भी है और आर्ट भी है, ओके। तो बाकी जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ओनली। तो जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शंस फाइनेंशियल नेचर की होगी मैं सिर्फ उसी को कंसीडर करूंगा, बाकी जितनी मर्जी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन क्यों ना हो, लेकिन अगर फाइनेंशियल नेचर की नहीं है तो मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, कल मैं अपनी एकेडमी के लिए, कोचिंग एकेडमी के लिए 10 चेयर्स परचेज करके आया था, राइट। तो जो 10 चेयर्स हैं, क्या मैं उसको ऐसे रिकॉर्ड कर सकता हूं, नहीं। मुझे पहले इसको मनी में मेजर करना होगा कि एक चेयर कितने की थी, और कहां पे रिकॉर्ड करूंगा, जर्नल में। कहां पे, जर्नल में। उसके बाद क्लासिफाई, ये हम देख चुके हैं कि लेजर्स में हम क्लासिफाई करते हैं। समराइजिंग, जो वो 4 पॉइंट थे। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, जितने भी हमने फाइनेंशियल रिजल्ट, जितने भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमने प्रिपेयर करी है उसका हम क्या करेंगे, एनालिसिस। और उसके बाद है कम्युनिकेटिंग, अंदर वालों और बाहर वालों को कम्युनिकेट करेंगे, राइट। तो ये हो गई हमारी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके डाउट सारे के सारे सॉल्व होंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने का मेरा इंटेंशन क्या है, मेरा पर्पस क्या है, राइट। तो वो समझते हैं। तो वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। तो मेरे बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, या मेरे बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हो चुकी है, मेरे पास उन सब का एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होना चाहिए। मैं जब चाहूं किसी भी ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने वो फर्नीचर कितने का खरीदा है, मैंने कितने पैसे दिए हैं उसके लिए, मुझे किससे कितने पैसे लेने हैं। अगर मैंने सारी ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड मेंटेन किया है तो मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन इजीली मिल जाएगी। तो क्या होगा, मेरे बिजनेस में किसी भी गलती, किसी भी एरर का या किसी भी फ्रॉड का चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि मैंने क्या कर रखा है, मैंने प्रॉपरली रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रखे, ठीक बात है। सेकंड है ऑब्वियस पॉइंट टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। मैं अकाउंटिंग क्यों कर रहा हूं,
जानने के लिए कि जो मैं बिजनेस कर रहा हूं वो प्रॉफिट अर्निंग है या लॉस मेकिंग है, मुझे उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। उसके लिए मैं क्या प्रिपेयर करता हूं, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, राइट। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में क्या करता हूं, मेरे जितने भी एक्सपेंसेस हुए इस साल में और मैंने जितने भी सेल्स हुई हैं, जितनी भी रेवेन्यूज हुई है, मैं कहां पोस्ट कर दूंगा, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में। तो अगर मेरे एक्सपेंसेस कम हुए हैं और मेरी सेल्स ज्यादा है तो मुझे क्या हुआ है, प्रॉफिट। और अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है और सेल्स कम है तो क्या हुआ है, लॉस। तो मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया, प्रॉफिट और लॉस, राइट। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, टू नो द एग्जैक्ट रीजंस लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और लॉस। तो जब मैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाता हूं ना तो उसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स को डालता हूं, बहुत सारी चीजों को डालता हूं कि जैसे एक्सपेंसेस हैं तो जितनी भी मेरे एक्सपेंसेस के नेचर होते हैं, फॉर एग्जांपल सैलरी का एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है, तो मेरा इस साल सैलरी का एक्सपेंस कितना हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस कितना हुआ है, मैंने मार्केटिंग पे कितना खर्च कर दिया, और मेरी अगर रेवेन्यू की ट्रांजेक्शन हुई है, मेरी जो सेल्स हुई है वो कितनी हुई है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे पता चल जाती है किससे, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट से। तो अगर मेरा इस बार प्रॉफिट हुआ है तो मुझे जब मैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट को एनालाइज करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा मेरी सेल्स ज्यादा हुई है, इस बार मेरे एक्सपेंसेस कम हुए हैं, ये वाला एक्सपेंस मेरा कम हुआ है इसलिए मुझे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो मुझे क्या पता चल रहा है, एग्जैक्ट रीजंस लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और लॉस। नेक्स्ट पॉइंट है टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन मुझे कैसे पता चलती है, जब मैं प्रिपेयर करता हूं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में मैं क्या डालता हूं, 3 चीजें, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल, राइट। ये तीनों चीजें मुझे बताती है कि मेरी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो जब मैं जैसे ही मैं बैलेंस शीट को देखता हूं ना, मुझे पता चल जाता है कि मेरे पास कैश कितना है, एसेट्स कितने हैं, राइट, मशीनरी कितनी है, मुझे किससे कितने पैसे लेने हैं, मुझे किसको कितने पैसे देने हैं, अगर मुझे किसी को पैसे देने हैं तो वो मुझे कहां शो रहा होगा, लायबिलिटीज में, करेक्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट है टू एसरटेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। अब क्या होता है कि जब मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मैं क्या चाहता हूं, मेरा हर साल एवरी ईयर मेरा बिजनेस ग्रो करे, राइट। वो मुझे कैसे पता चलेगा, जब मैं अपने बिजनेस को प्रीवियस ईयर से, पिछले वाले सालों से कंपेयर करूंगा कि मैंने पहले वाले सालों में कैसा बिजनेस किया था और मैंने इस साल कैसा बिजनेस किया, तो मेरे बिजनेस की प्रोग्रेस कैसे हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स, ठीक। अब अगर मैंने अकाउंटिंग करी है, ठीक है, प्रॉपरली रिकॉर्ड्स मेंटेन करे हैं, तो अगर बिजनेस में कोई फ्रॉड हुआ है तो मैं उसको डिटेक्ट कर सकता हूं। कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कैश अकाउंट मेंटेन करता हूं, मैंने कैश अकाउंट बनाया, उसमें मुझे दिख रहा है कि मेरा इतना बैलेंस होना चाहिए, मतलब मेरा पास इतना कैश होना चाहिए, तो मैं उसके बाद फिजिकली कैश को काउंट करूंगा। अगर मेरे पास फिजिकली कैश उतना ही है जितना मेरा कैश अकाउंट में शो हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर डिफरेंस है तो इसका मतलब क्या हुआ है, कोई फ्रॉड हुआ है, हो सकता है कुछ गलती हुई हो, एरर भी हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है टू इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। जब मैं अकाउंटिंग करता हूं, जब मैं फाइनेंशियल मेंटेन करता हूं, जब मैं बैलेंस शीट मेंटेन करता हूं या ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाता हूं, तो क्या कर रहा हूं मैं, उसके बाद जितनी भी मेरे इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं, जैसे बिजनेस ओनर्स हैं, मैनेजर्स हैं, इनको मैं क्या करता हूं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं, सो दैट क्या कर सके, वो आगे बेटर डिसीजन ले सके। ऑनर्स क्या करेंगे, बिजनेस में जो मैंने इस साल मिस्टेक करी है, जो गलतियां करी है, उसको इम्प्रूव करने के लिए बेटर डिसीजन लेंगे। कैसे लेंगे, क्योंकि मैंने क्या करी है, अकाउंटिंग। अगर मैं अकाउंटिंग नहीं करता तो क्या बिजनेस ऑनर्स को ये पता चल पाता कभी कि मैंने जो इस बार बिजनेस किया उसमें मैंने क्या मिस्टेक्स कर दी, ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ है, मैंने एक्सपेंसेस कहाँ करे हैं, नहीं। सिमिलरली एम्प्लॉयज हैं, अगर उनको मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पता होंगी, उनको अगर ये पता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस लॉस में है, तो एम्प्लॉयज क्या करेंगे, एक डिसीजन ले पाएंगे कि अच्छा मुझे इस कंपनी में और रुकना है या नहीं,
सिमिलरली इन्वेस्टर्स होते हैं, पब्लिक है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन दूंगा कि भाई मुझे इस बार इतना टैक्स पे करना है, राइट। तो ये हो गए मेरे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स कि मैं अकाउंटिंग करता ही क्यों हूं, अकाउंटिंग का पर्पस क्या है। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, राइट। तो क्या होता है कई बार कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को ना सिनोनिमसली यूज किया जाता है कि दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही काम करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वो हम देखते हैं क्या है। तो अभी आप ऐसा समझो कि बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग का छोटा भाई है, अकाउंटिंग बड़ा भाई है और बुक कीपिंग छोटा भाई है। तो जो छोटा भाई है ना वो थोड़े छोटे काम करता है, थोड़े कम काम करता है, और अकाउंटिंग सारा काम करता है, ठीक है। तो जब मैं बात करता हूं बुक कीपिंग की, राइट, तो बुक कीपिंग में सिर्फ और सिर्फ 4 ही जो प्रोसेस के स्टेप्स थे ना जो हमने पढ़े थे, जो हमने अकाउंटिंग में 7 स्टेप्स पढ़े थे प्रोसेस के, कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग। इन 7 स्टेप्स में से बुक कीपिंग सिर्फ 4 ही करता है। कौन से 4? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग। उसके बाद के जो ये 3 स्टेप्स है वो बुक कीपिंग में नहीं होते, राइट। और अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग तो ये सातों के सातों स्टेप करता ही है। तो जब ये 7 स्टेप्स कंप्लीट होंगे उसको मैं बोलूंगा अकाउंटिंग, और अगर ये सिर्फ 4 स्टेप्स ही हो रहे हैं तो वो मैं उसको क्या बोलूंगा? बुक कीपिंग। तो बेसिकली बुक कीपिंग सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना जर्नल में और उसको लेजर्स में पोस्ट करना, दैट्स इट। वो सिर्फ इतना काम करेगा। उसके बाद जो P&L बनाना, बैलेंस शीट बनाना, एनालिसिस करना, कम्युनिकेट करना, वो बुक कीपिंग में इंक्लूड नहीं होता, वो अकाउंटिंग में इंक्लूड होता है, राइट। तो मैं पॉइंट वाइज अगर दोनों के डिफरेंसेस देखूं तो फर्स्ट पॉइंट है कि बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज और अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी स्टेज। मतलब क्या है? प्राइमरी स्टेज का मतलब है जो इनिशियल स्टेज पे होता है उसे हम बुक कीपिंग कहते हैं। तो इनिशियल स्टेज पे क्या होता है? रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग, आइडेंटिफाई किया, मनी में मेजर किया, रिकॉर्ड किया और क्लासिफाई किया। तो जो पहले के कुछ स्टेप्स हैं जिसे हम प्राइमरी स्टेप्स बोलते हैं वो आया बुक कीपिंग में, और उसके बाद अकाउंटिंग शुरू कब होएगी? जब बुक कीपिंग खत्म होएगी। जब बुक कीपिंग के वो 4 स्टेप्स खत्म हुए उसके बाद जो लास्ट के 3 स्टेप्स हैं वो हुई अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी स्टेज। सेकंड है कि बुक कीपिंग में क्या होता है? बुक कीपिंग का जो फंक्शन है वो रूटीन और क्लरिकल इन नेचर है। मतलब जो सिर्फ रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग करनी है ना वो क्लरिकल इन नेचर है। जो नॉर्मल अकाउंटेंट होते हैं, जो नॉर्मल क्लर्क्स होते हैं, ठीक है, वो बुक कीपिंग करते हैं। उसके बाद अगर बात करूं अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? एनालिसिस। तो अकाउंटिंग इज एनालिटिकल इन नेचर, राइट। रूटीन, बुक कीपिंग, एनालिटिकल, अकाउंटिंग। उसके बाद है बुक कीपिंग इज परफॉर्म्ड बाय जूनियर स्टाफ और अकाउंटिंग इज परफॉर्म्ड बाय सीनियर स्टाफ। बुक कीपिंग कौन करता है? जो अकाउंटेंट्स होते हैं या जो असिस्टेंट्स होते हैं। और सीनियर स्टाफ कौन होगा? जैसे सीए हो गया। तो जो मेन P&L बनाना होता है, बैलेंस शीट बनानी होती है या एनालिसिस करना होता है वो कौन करेगा? सीनियर स्टाफ, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। और जूनियर स्टाफ करता है सिर्फ रिकॉर्डिंग और लेजर्स में पोस्टिंग। ठीक बात है। सेकंड है कि बुक कीपिंग रिक्वायर्स लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज वेयर एज अकाउंटिंग रिक्वायर्स हायर लेवल ऑफ नॉलेज। ये इस स्टेप से पता चल गया कि बुक कीपिंग करता है जूनियर स्टाफ तो उसको चाहिए होती है लिमिटेड लेवल, क्योंकि रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन में आपको ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए। नॉलेज ज्यादा कहाँ पे चाहिए? जहां आपको समरी बनानी है, जहां आपको P&L बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, उसकी एनालिसिस करनी है, वहां चाहिए हायर लेवल ऑफ नॉलेज, राइट। लास्ट है, तो जैसे हमने ऑब्जेक्टिव्स की बात की थी पहले, तो बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सिर्फ और सिर्फ टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। कैसे? जर्नल और लेजर्स में मैं क्या करता हूं? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता हूं। और यहां पे अकाउंटिंग के जो हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे वहां मैं क्या करूंगा? नेट रिजल्ट निकालना, मतलब प्रॉफिट और लॉस निकालना, फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट बनाना, एनालिसिस करना। जो हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे वो सारे के सारे कहाँ आ गए? अकाउंटिंग में।
और बुक कीपिंग में ऑब्जेक्टिव क्या है, सिर्फ मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स। तो इन दोनों का डिफरेंस क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस होता है। ये दो एक ऐसे टर्म्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। हम कभी भी अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, कभी भी अकाउंटिंग यूज कर रहे होते हैं, कभी भी अकाउंटेंसी यूज कर रहे होते हैं, राइट। तो क्या दोनों में कुछ डिफरेंसेस है या दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है? नो, कुछ डिफरेंसेस इन दोनों में भी हैं। वो क्या है वो देखते हैं, राइट। तो अभी हमने देखा था कि जो बुक कीपिंग होता है ना, वो होता है अकाउंटिंग का छोटा भाई, राइट। अकाउंटिंग होता है बड़ा भाई। तो जो अकाउंटेंसी है वो है इन दोनों भाइयों के फादर। अब फादर का रोल क्या होता है? फादर का रोल होता है बताना कि चीजें कैसे करनी है। हमने अकाउंटिंग में देख लिया कि हमें क्या क्या करना है, राइट। कि मुझे रिकॉर्ड करना है, मुझे समरी बनानी है, मुझे ये करना है, हमने सारे प्रोसेस देख लिए, राइट। लेकिन अकाउंटेंसी में क्या बताता है कि हाउ, करने कैसे है, हाउ टू डू अकाउंटिंग। वो हमें अकाउंटेंसी बताता है। कौन कौन से रूल्स और कौन कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते हुए, बैलेंस शीट बनाते हुए, ये सब बनानी है, ये हमें बताया। अकाउंटिंग ने हमें ये सब बता दिया, लेकिन कैसे बनानी है, वो जो बॉडी ऑफ नॉलेज है वो किस में आएगा? अकाउंटेंसी में। तो अकाउंटेंसी बताएगा कि अकाउंटिंग करनी कैसे है। और क्या करता है? इट प्रिस्क्राइब्स क्या? रूल्स और प्रिंसिपल्स। क्या प्रिस्क्राइब करेगा कि आपको कौन कौन से रूल्स और कौन कौन से प्रिंसिपल ऑब्जर्व करने हैं, टू बी ऑब्जर्व या टू बी फॉलोड, टू बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल अकाउंटिंग, राइट। तो अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में यही डिफरेंस है कि अकाउंटिंग करनी कैसे है, कौन से रूल्स कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। अगर मैं अकाउंटिंग में वो भी इंक्लूड कर दूं तो बन जाएगा अकाउंटेंसी, राइट। मुझे पता है मुझे P&L अकाउंट बनाना है, मुझे बैलेंस शीट बनानी है, मुझे ट्रायल बैलेंस बनाना है, लेकिन बनाने कैसे हैं, उनका फॉर्मेट कैसा होगा, मुझे कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, मुझे कौन कौन से प्रिंसिपल्स अप्लाई करने हैं, वो मुझे कौन बताएगा? अकाउंटेंसी, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया। तो अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो अकाउंटिंग को ना कुछ ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? बिकॉज मैनेजमेंट को बिजनेस रन करने के लिए ना बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसी भी एक ब्रांच से नहीं मिल पा रही थी। तो क्या हुआ? अब ब्रांचेस बना दिए अकॉर्डिंग टू द नीड्स। तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि किस ब्रांच में, कौन कौन सी ब्रांच में क्या क्या होता है, राइट। तो फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है? जो भी अभी तक हमने पढ़ा है ना, अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और वो सब कुछ, वो सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इंक्लूड हो जाता है, राइट। तो मेन पर्पस इस ब्रांच का क्या होता है, जो हमने पढ़ा, जो हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े कि इज टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमेटिक मैनर, ascertain the profit and loss, prepare P&L account, बैलेंस शीट। तो ये सब किस में होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। अब आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग पे, राइट। तो ये बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस कहाँ रखती है? ये रखती है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कौन सी होती है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, राइट। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है जहां पे जो प्रोडक्ट्स है वो वहां पे बनता है, मैन्युफैक्चर होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में क्या होता है कि सबसे पहले एक रॉ मटेरियल एक्वायर किया जाता है और उसको प्रोसेस किया जाता है फिनिश्ड गुड्स में, राइट। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो मैं एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, जो मैं बना रहा हूं, उसकी कॉस्ट कैलकुलेट, उसकी कॉस्ट है कितनी, राइट। क्योंकि नॉर्मल नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में क्या होता है कि मैंने गुड्स खरीदे और गुड्स बेच दिए,
तो उस केस में मुझे पता होता है कि मैंने गुड्स कितने के परचेज करी है, उसकी कॉस्ट क्या है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग करनी पड़ती है, कॉस्ट की अकाउंटिंग करनी होती है कि जो मैं गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हूं उसकी एक तो टोटल कॉस्ट कितनी है, राइट। उसके बाद जो मैंने गुड्स प्रोड्यूस किया उसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है। ये दो चीजें मेन होती है कॉस्ट अकाउंटिंग में। ओके, सेकंड और थर्ड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है कि जो भी मैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका हूं, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सब प्रिपेयर कर लिया है, तो वो मुझे प्रेजेंट करना है मैनेजमेंट को। ठीक है, मैंने जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सारी फाइनेंशियल रिजर्व, फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सब प्रिपेयर्ड है, मैंने पीएनएल बना लिया, बैलेंस शीट बना लिया। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मुझे क्या करना होता है, उसको प्रेजेंट करना होता है इन सच अ वे दैट इट इज यूजफुल फॉर द मैनेजमेंट टू टेक डिसीजंस। तो मैं क्या करता हूं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, जैसे मैंने रेशियो एनालिसिस किया। रेशियो एनालिसिस में क्या होता है, तो रेशियो एनालिसिस में बेसिकली क्या होता है कि मैं देखता हूं कि जो मेरी सेल्स हुई है या और मेरे एसेट्स हैं उन दोनों में क्या रिलेशन है, राइट। अगर मेरी सेल्स बढ़ रही है तो मेरे एसेट्स कितने बढ़ रहे हैं, मेरी कॉस्ट बढ़ रही है तो मेरी सेल्स कितनी बढ़ रही है, तो मैं ये देखता हूं रेशियो एनालिसिस में, राइट। और मैं इसमें क्या करता हूं, मैं ट्रेंड एनालिसिस करता हूं। ट्रेंड एनालिसिस का मतलब होता है कि मैं पिछली बार जो फाइनेंशियल रिजल्ट था, मेरी जो पिछली बार फाइनेंशियल पोजीशन थी और इस बार जो फाइनेंशियल पोजीशन है, उन दोनों में क्या कंपैरिजन है, उन दोनों में क्या ट्रेंड है, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ। कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करता हूं कि मेरा जो कैश है वो कहां कहां यूज हुआ। तो बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज मोर अबाउट एनालिसिस, किसका, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, राइट। टैक्स अकाउंटिंग में मैं क्या करता हूं, टैक्स अकाउंटिंग में क्या होता है, बिजनेस को टैक्स पे करना होता है, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, राइट। मुझे इनकम टैक्स पे करना है, मुझे जीएसटी पे करना है, मुझे एक्साइज पे करना है। तो ये मुझे कितना कितना पे करना है उसकी अकाउंटिंग को मैं बोलता हूं टैक्स अकाउंटिंग। तो मैं क्या करता हूं, टैक्स अकाउंटिंग में कैलकुलेट करता हूं कि मुझे इनकम टैक्स कितना पे करना है, मुझे जीएसटी कितना पे करना है, एक्साइज कितना पे करना है, राइट। द नेक्स्ट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में क्या होता है कि बिजनेसमैन जो बिजनेस रन कर रहा है वो एक सोसाइटी में रन कर रहा है, राइट। सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रहा है। तो क्या होता है कि हर बिजनेस, हर बड़ी जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, उनके लिए मैंडेटरी है कि आप कुछ ना कुछ अपने पूरे साल में जो आपने सेल्स करी है, जो रेवेन्यू अर्न किया है, उसका कुछ पोर्शन आप सोसाइटी के बेनिफिट के लिए यूज करो। उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, अगर आपने कभी सुना हो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो इसमें क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, ठीक है, उन जिनका टर्नओवर एक लिमिट से एक्सीड कर जाता है, उनको हर साल अपने रेवेन्यू का, आपकी अपनी सेल्स का कुछ पार्ट सोसाइटी के बेनिफिट के लिए यूज करना होता है, राइट। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में मैं क्या करता हूं कि जो कंपनीज ने सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट किया है उसकी अकाउंटिंग करना, वो उन ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना कि कहां कहां कंट्रीब्यूट किया है, कितना कंट्रीब्यूट किया है, और कम्युनिकेट करना किसको, सोसाइटी को, कि देखो हमने यहां यहां सोसाइटी की बेनिफिट के लिए काम किया, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि ओल्ड एज होम में मैंने कुछ एक्सपेंडिचर किया है, मैंने एजुकेशन के लिए कुछ एक्सपेंडिचर किया है, मैंने कुछ ट्रीज प्लांट करने के लिए कुछ किया है, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ किया है। तो ये होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो यहाँ पे बिजनेस जो भी एक्सपेंडिचर करता है उसकी अकाउंटिंग होती है, उसे हम बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, राइट। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स की वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।